हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक नौजवान नाजिम जोखियों की, जिसकी उम्र 26-27 साल थी। 2 रोज़ कबल वो जो जुंग शाही का इलाक़े में एक कारो जबल नामी पहाड़ है, जिसे काला पहाड़ भी कहा जाता है, वहाँ हंटिंग करने के लिए अरब आते हैं। ये अलग बात है कि वहाँ उनके लोकल ट्रेडिशंस के मुताबिक भी और सिंध गवर्नमेंट के अपने जो लॉज़ हैं उनके मुताबिक वहाँ पर तिलोर का शिकार करना मना है। मगर उसके बावजूद वहाँ ज़ाहिर है अरब आ जाए, आपको पता है हमें वो बहुत कुछ दे रहे हैं तो हमें भी कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ पर वो आए और 2 रोज़ कबल वहाँ पर ये जो शख्स है नाजिम जोखिया, अच्छा इनके जो भाई हैं वो पीपल्स पार्टी के साबका काउंसलर भी रहे हैं, तो इन्होंने वहाँ उनको रोका और कहा कि ये जगह जो है आप हमारे इलाके में शिकार नहीं कर सकते। पहले वीडियो देख लीजिए। हमें धमकियां दे रहे, हमारा रोड ब्लॉक करके खड़े हुए हैं। ये देखो, हमने इससे पूछा क्यों इधर क्या कर रहे हैं, हमारा इलाका है, तो हमें रोक के हमारा बदमाशी हमारे आगे कर रहे हैं। इसका गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है, ये हमारे से बदमाशी कर रहे हैं। ये बंदा है हमारे से बदमाशी कर रहा है, ये हमें धमकियां दे रहा है पुलिस की, और हमें धमकियां दे रहा है। ये देखो मोबाइल। ये वो वीडियो थी जो बाद में नाज़िम के ऊपर बदतरीन तशद्दुद और उनकी हलाकत का सबब बनी। ये जब भी अरब शहज़ादे शिकार के लिए आते हैं, चाहे वो सिंध में हो या जनूबी पंजाब में हो, तो उनके जो मेज़बान होते हैं वो बहुत ताकतवर लोग होते हैं। इन दिस केस जो जाम करीम हैं, जो MNA हैं इस इलाके के, और उनके भाई जाम अवैस जो MPA हैं, वो इनके मेज़बान थे। ये जब आए हैं ये वीडियो बनी और उसके बाद जो है उसी रात को इनको अपने डेरे पर बुलाया गया। जो जाम अवैस जो MPA हैं पीपल्स पार्टी के, उनका मलीर में डेरा है। ये जो जगह है ये कराची और ठट्टा के संगम पर वाक़ है। जुंग शाही का जैसे कारो जबल के बारे में मैंने बताया, उनको वहाँ उनके फार्म हाउस पर बुलाया गया। उनके भाई के सामने जो है उनको मारना शुरू किया गया और भाई को कहा गया कि आप चले जाएं, और भाई को ज़बरदस्ती वहाँ से भेजा गया। और अगले रोज़ भाई का कहना था नहीं जाने से पहले भाई ने कहा कि उन्होंने MNA अब्दुल करीम साहब को कहा कि जाम करीम को कि मैं आप पर भरोसा करके इनको आपके यहाँ छोड़ रहा हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब वो ट्यूसडे को मतलब यानी कल रात अपने घर पहुंचे अफजल साहब जो निज़ाम साहब के भाई हैं, तो उनको इत्तला मिली कि वो फौत हो गए हैं। उनको पास मिडनाइट ये इत्तला दी गई। जब वो वहाँ गए तो उन्हें वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। जाम अवैस के उन्हें धक्के मार के निकाल दिया गया। फिर वो पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में भी स्टील टाउन का था और जो दूसरा पुलिस स्टेशन एक और मेमन गोट का, वहाँ पर भी गए और उन्होंने कहा कि मेरे भाई की लाश जो है, फिर इवेंचुअली सुबह के वक्त जो है तकरीबन कोई 2:30-3 बजे उनकी लाश जो है वहाँ मेमन गोट पुलिस ने बरामद की, जो करीब ही फेंकी गई थी तशद्दुद करके। और अब सूरत हाल ये है कि पूरी फैमिली जो है वो इस वक्त मलीर में मौजूद है और पर्चा करा रहे हैं वो कि जो पीपल्स पार्टी के MPA हैं जाम अवैस, उनके ख़िलाफ़ और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के ख़िलाफ़ ये पर्चा कराया जाए। जो उनका मौक़िफ़ ये है कि ये रात को ठहरे हुए थे, इनका गार्ड से झगड़ा हुआ और वो उसमें गार्ड ने इन्हें मार दिया। अब जाहिर है ऐसे मौके पे गार्ड्स ही जो है वो कुर्बानी का बकरा जो है वो बनते हैं। थोड़ी सी इसकी क्रोनोलॉजी समझने के लिए गिरफ्तार हुए गार्ड्स ही हैं। अच्छा, इनकी जो लाश है जोखिया साहब की, वो JPMC पहुंची और वहाँ पर जो डॉक्टर सुमैया सैयद हैं जिन्होंने इसकी एग्जामिनेशन की, जो एडिशनल पुलिस सर्जन है, जाहिर है कि अभी कॉज ऑफ डेथ किसी ने नहीं किया, वो तो पोस्टमार्टम के बाद होगा पूरी तरह, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि जिस्म के निचले हिस्से पर जख्म थे कि जैसे मारा गया, जैसे टांगों पे मारा गया, तशद्दुद के निशान वगैरह से। एक थोड़ी सी इसकी क्रोनोलॉजी समझने की भी जरूरत है कि एक वीडियो तो अभी हमने चलाया है, एक और वीडियो है जो जोखिया साहब के रिश्तेदार शेयर कर रहे हैं, और उसमें वो कहते हैं कि जी मैंने एक और वीडियो बनाई थी इनकी एक्चुअल इलीगल हंटिंग की, और फिर मेरे से फ़ोन छीना गया और मुझे कहा गया कि इन वीडियोस को आप डिलीट करें। पुलिस ज़ाहिर नहीं पहुंची, तो जब वो शिकारी चले गए थे तो फिर जोखिया साहब खुद गए पुलिस स्टेशन कि इन लोगों ने मुझे मारा पीटा है। उसके साथ साथ इनका ये भी कहना है अपनी वीडियो में कि मुझे धमकियां आ रही हैं, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा,
लेकिन मुझे धमकियां आ रही हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर 1.5 सतर में है तो वो ये है कि अरब शिकारी मकामी MNA MPA के मेहमान थे, जोखियो बरादरी के जो सरदार हैं उनके, और इन्हीं में से जो एक आम जोखियो था उसने इनकी वीडियो बनाई इल्लीगल शिकार करते हुए। उस पर ज़ाहिर है कि सरदार जो हैं वो गुस्से में आ गए कि तुम्हारी ये ज़रूरत, तुम्हारी ये औकात कि हमारे मेहमानों की तुम वीडियो बनाएं, और उसके बाद उसे मार दिया। बिल्कुल, और ये कोई पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है। ये बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं, मगर बात जब जाहिर है अच्छा आज से 6-7 साल पहले जब ऐसे वाक़यात होते थे तो कोई हैशटैग नहीं चलता था। अच्छा यहाँ पर भी क्या हुआ है, जाहिर है कि कैंपेन चली है, और सिर्फ मतलब सोशल मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा, गुलशन हदीद के करीब हाईवे को भी ब्लॉक किया था। और कोई तरीका नहीं है अपने सर्वाइव कराने, सही बात, कोई और तरीका नहीं है। जब MNA MPA हों उस इलाके के, तो क्या शहरों की खबरें नहीं आती तो इन इलाकों की आप ये देखें कि पुलिस को पता था, लेकिन पुलिस भी जो है, और वो जब अपने प्रोटेक्शन के लिए देखो थाना बुला खान हुआ, ये बलूचिस्तान के जो इलाके वगैरह हैं, खारान वारान, ये एक ख़ास जो सीज़न है सर्दियों का, इसमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होते हैं। ये बेसिकली ये सारे जो इलाके हैं ये खलीज को जो मेहमान हैं उनकी फ्रीडम होते हैं, और मकामी जो सरदार हैं उनके मेहमान होते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ का अमला है जी, या तो वो चुप करके बैठ जाए या खामोशी से साथ दे। अगर इसलिए कि दरिया में रह के मगरमच्छ से तो बैर नहीं कर सकते आप, वो तो चले जाएंगे मेहमान, वडेरे को तो यहीं रहना है। तो वाइल्ड लाइफ वाले भी अगर ये चाहें भी स्टेप लेना तो इनकी जरूरत ही नहीं हो सकती। मैं आपको सबूत भी दे देता हूँ इसका। 2014 में एक सऊदी शहजादे आए थे, प्रिंस फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। 21 दिन शिकार किस इलाके में? बलूचिस्तान, चाकी में बलूचिस्तान के, मतलब उसके इर्द गिर्द 2100 तिलोर मारे। 21 दिन 100 अलाउड थे, 100 अलाउड थे, 2100 मारे। 2018 की बात है कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है सिंध और बलूचिस्तान को की, उनको तलब किया एक पार्लिमानी पैनल ने, कहा कि सर आप क्या कर रहे हैं बस स्टैंड के बारे में, तो उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़ दिया। उसने कहा कि जी ऑन पेपर तो SOPs होती हैं, ऑन पेपर सब कुछ होता है, लेकिन हमारी मजाल नहीं होती कि हम इन शेखों से या इन शेखों के साथ जो सरदार हैं जो इनकी प्रोटोकॉल करते हैं और पार्टी कराते हैं या अशिया कराते हैं, उनसे हम पूछें कि सर आप हमें परमिट दिखा सकते हैं, या अगर होता है एक बंदे का परमिट होता है 10 लोग शिकार कर रहे होते हैं। और इतनी तस्वीरें आती हैं कि पूरी लैंड क्रूजर के ऊपर वो जो है तिलोर उन्होंने रखे हुए। लेकिन एक तो पिछले हुकूमत में आपको पता है ये मसला उठा था, उस वक्त PTI ने इस मसले को भी उठाया था और कहा था कि बैन होना चाहिए। ये सारे जो वो कब हुआ था? वो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, इमरान खान। मैं कह रहा हूँ सिर्फ KP में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, एक कतरी पार्टी थी जिसे डेरा इस्माइल खान में डिटेन किया गया था ब्रीफली, और उसको इमरान खान ने अप्रिशिएट किया था कि ऐसे होना चाहिए। ये 18वीं तरमीम है, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सिंध हुकूमत पे नहीं, ये लेकिन सेंटर से होते हैं, क्योंकि आपको याद होगा फॉरेन ऑफिस आपको पता है फॉरेन ऑफिस ने एक बयान बाकायदा जारी किया था वो कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है दोस्त ममालिक के साथ, तिलोर उसका अहम तरीन सतून है। मैं तो कहता हूँ कि उसका वो जो होता है ना इंसिग्निया किसी भी चीज़ का, तो तिलोर हमारे कम से कम हमारे और अरबों के जो ताल्लुकात हैं उसमें अहम किरदार इसी का होता है, क्योंकि हमारे पास और कुछ तो देने के लिए उनको है नहीं। अच्छा, यही 2018 में जो बात हुई थी पार्लियामेंट्री पैनल के सामने, वहाँ पर जो फॉरेन ऑफिस का जो प्रोटोकॉल ऑफिसर था, उन्होंने कहा था कि जी सूबों के पास इख्तियार होना चाहिए, आई मीन सेक्रेटरी ऑफ बलूचिस्तान ने कहा था कि सूबों के पास इख्तियार होना चाहिए कि आप ये इस तरह के परमिट्स इशू करें। और ये जो फॉरेन ऑफिस का जो है उनका ये था कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में क्लियर एक पॉलिसी बनी हुई है, आप हर सूबे में भी एक क्लियर एक पॉलिसी बनाएं। लेकिन ये जो मसला है ना सर, ये किसी पॉलिसी का मसला नहीं है, ये है आपकी सोसाइटी के स्ट्रक्चर का मसला। और वही जो आपने बात की थी, यकीनन ऐसा ही हुआ होगा कि तुम कौन होते हो हमारे मेहमानों की वीडियो बनाने मेहमानों की।
तुमने सरदार की नाक कटवा दी। यही है ना। और सरदार ने जितने पैसे जाहिर है उनसे पकड़े होंगे, वो एक अलग बात है। मगर जिस तरीके से ये हुआ है कि आप ऐसी जगह चले जाएं जहां मकामी ट्रेडिशंस के मुताबिक भी हंटिंग आप नहीं कर सकते, लॉ तो प्रोहिबिट करता ही है। मगर आप धीरे धीरे देखें, जाहिर है अब जब एमएनए है, एमपी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एफआईआर अभी नहीं कटी। मैंने लास्ट चेक किया था, उनके अहले खाना जो हैं वो इस वक्त थाने में मौजूद हैं। और जो एसएसपी है वो ये कह रहे हैं कि उनके भाई ने जो नाम दिया है पीपल्स पार्टी के एमएनए का, हम उसको शामिल करेंगे उसमें, जाम अवैस का नाम। तो ये बात नहीं है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है परसों करेंगे या नहीं करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात ये कि सिंपली मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप अगर हम 3 दिन बाद फॉलो अप कर रहे होंगे तो ये जो 2 गार्ड्स हैं उनके, जिनमें एक हैदर और दूसरा वो है, वही बेचारे उसमें आएंगे। उनको जो है ये वडेरे साहब कहेंगे यार थोड़े दिन के लिए जेल चले जाओ, बाद में मैं बेल करा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगले साल दोबारा यही होगा। ये एक अलग बात है। लेकिन एक जो चीज़ है कि जो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में, हलीम आदिल शेख साहब, वो थोड़ा सा इसके ऊपर एक्टिव हुए हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम शोर कम अज़ कम मुझे लगता है कि उन्हें जाना भी चाहिए थाने में फैमिली के साथ, कोई भी, किसी को भी, पीपल्स पार्टी के अपने जो, मुझे नहीं पता वज़ीरे जो जंगलात या वाइल्ड लाइफ कौन है, उनको भी देखना चाहिए। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है सिंध का, आपको पता है इस बारे में, लेकिन यहाँ आकर के जो है ना सब खामोश हो जाता है। क्या करें आप इस स्टोरी पे आपको फर्दर हम ब्रीफ रहेंगे। फ़िलहाल एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और महंगाई के ऊपर गुज़िश्ता चंद महीनों से बहुत बात हो रही है, और महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ रही है, ख़ुसूसन फूड इन्फ्लेशन, यानी जो खाने पीने की अशिया हैं, आटा, चीनी, दाल, घी, वो मुसलसल बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हुकूमत ने कहा कि वो एक महंगाई पैकेज लाना चाह रही है। और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसका ऐलान किया, उनके मुताबिक 120 अरब रुपए रखे गए हैं, जिससे तकरीबन कोई 13 करोड़ अफराद जो है उन तक ये पैकेज पहुंचा जाएगा। 2 करोड़ है, लेकिन उन्होंने अपने उसमें बताया कि 13 करोड़ उनकी फैमिली तो फिर 22 कर लो, 22 करोड़। हाँ चले, नहीं वो बहरहाल अब कह रहे हैं, तो सुनिए वज़ीर आज़म ने अनाउंस करते हुए क्या कहा। हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं, और वो पैकेज है 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए, और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का, जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पर 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है, और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है, ताकि ये जब मुश्किल वक्त निकल जाए तो इसमें आपको 30% आपको इसमें बचत होगी जब आप जाके ये 3 चीज़ें खरीदेंगे। ये जो हमारा पैकेज है, इंशाल्लाह अगर हमारे जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जा रहा है, हमारे पास अगर अल्लाह हमारे हालात बेहतर करे तो ये हम मज़ीद आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी मजबूरी में ये हम लेके आ रहे हैं। अब इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एहसास का इसके अलावा 260 अरब रुपए के एहसास के प्रोग्राम चल रहे हैं, और ये भी सिर्फ और सिर्फ ये 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों के लिए 260 अरब रुपए के हमारे जो प्रोग्राम उनके लिए अभी भी चल रहे हैं, ये उसके ऊपर पैकेज दिया जा रहा है। जी, ये उस पैकेज के अलावा जो एहसास प्रोग्राम के तहत ऑलरेडी दिया जा रहा है। क्या यूटिलिटी कॉरपोरेशन को मालूम है कि वज़ीर आज़म ने 30% रिलीफ दी है 4-5 अशिया में? उन्होंने भी पैरेलल जी वो तो बढ़ा दिया है। खुर्दनी तेल की कीमत में 65 रुपये फ़ी लीटर और घी की कीमत में 53 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया। उसमें से 30% कम करके रियायती कीमतों पे मुझे आपको नहीं। देखिए, ये हम बिल्कुल आराम से हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि अवाम को रिलीफ चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं पता, कि आप अनाउंस कर देते हैं
ऑब्वियसली द डेविल एज दे से ना इज इन द डिटेल्स कि डाउन द लाइन जब तक वो दुकान पर पहुंचेगा वहां पर क्या इतनी मॉनिटरिंग होगी कि ये चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जाहिर है ये डिटेल्स हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वजीर आजम अपनी स्पीच में, वो तो पॉलिसी अनाउंस करेंगे ना, तो इस पर मेरा ख्याल है कि क्रिटिसाइज हम उसको उसे उस वक्त कर सकते हैं जब हमें नजर आए कि ऑन ग्राउंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अभी कबल वक्त। तो बहरहाल इस पैकेज पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माशी एक्सपर्ट भी हैं, हम आपने हमारे साथ देखा भी हो प्रोग्राम में। अम्मार, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अम्मार, ये जो महंगाई के को रोकने के लिए वज़ीर आज़म ने पैकेज अनाउंस किया है, सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा, ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत थी और जैसे ज़रार ने कहा कि रिलीफ चाहिए थी, तो आपके ख्याल में कितना इम्पोर्टेंट स्टेप होगा जिस तेज़ी से जो है वो बढ़ रही हैं, और बकौल वुसअत साहब के भी अगर पेट्रोल की प्राइसेस का साथ साथ उन्होंने कहा कि वो मज़ीद बढ़ेंगी, तो इसका इम्पैक्ट आपके ख्याल में कितना एक होगा? देखें, महंगाई तो आगे जाके और होनी है, कम नहीं होनी। अभी जो पेट्रोल का इम्पैक्ट आया है ये दूसरी चीज़ों में भी ट्रांसलेट होता है, क्योंकि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो सामान डिस्ट्रीब्यूट करने वाला होता है, रिटेलर होता है, हर कोई अपने हिसाब से कीमत बढ़ाता है। तो आज नहीं, आज से 4 महीने 6 महीने में हमें और कीमतों में इजाफा होता हुआ नज़र आएगा जी। तो ये जो पैकेज है, ज़ाहिर है हुकूमत ने कहीं ना कहीं सब्सिडी देनी है, और अगर 2 करोड़ ख़ानदानों को सब्सिडी जाती है, 30% उनको रियायत मिलती है, तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उस कम से कम गरीब तबके को फ़ायदा होगा। मैं मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, मिडिल क्लास तो बेचारा चूँ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, इसमें देखें बात सारी इसमें ये होती है कि सब्सिडी का मैकेनिज्म क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। 120 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। यूटिलिटी स्टोर का मैं आपको बताऊं, पिछले साल जो यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी थी वो तकरीबन 6 अरब रुपए थी। 6 अरब को अगर आप स्केल अप करेंगे 120 अरब में, यूटिलिटी स्टोर की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, इतनी उसके अंदर जैसे कहते हैं ना हिम्मत ही नहीं है उसके अंदर कि ये सब्सिडी रोल आउट कर सके। यूटिलिटी एक तरीका यूटिलिटी स्टोर है। दूसरा तरीका ये है कि जी आप टैक्सेस कम कर दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दें, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मगर उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपना मार्जिन बढ़ा लेंगे। तो देयर इज़ नो राइट वे, कोई सही या गलत तरीका नहीं है इसका। जो मेरे हिसाब से जो सबसे बेसिक तरीका है, जो आसान तरीका है, वो ये है कि जो एहसास अकाउंट हैं, जो आप अगर 120 अरब का फ़ायदा वाकई आवाम को पहुँचाना चाहते हैं तो उन सबको आप कैश दे दें। जो बनता है वो कैश देते हैं, डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट लोगों के पास जाएगा, उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर ये सब्सिडी के चक्कर में पड़ेंगे तो इसमें बहुत सारे मिडलमैन और लोग हैं जिनको फ़ायदा होगा। 120 अरब का भी मैं थोड़ा समझा दूं कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसमें सूबाई हुकूमतों का भी हिस्सा होगा, तो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है 35 अरब, बाकी जो बचता है वो सूबों ने कर रहा है। और सूबों में ज़ाहिर है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो मुझे नहीं पता कि वो करेगी या नहीं करेगी, उनका अपना एक मैकेनिज़्म यहाँ। तो किस तरह ये इम्प्लीमेंट होगा, और वज़ीर आज़म और भी चीज़ों के बारे में कह रहे हैं, एक वक्फा लेते हैं फिर उन पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की रिलीफ पैकेज में, और पहले हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ये पैकेज खुफिया नहीं है, क्योंकि आजकल खुफिया बहुत चल रहा है। और हमारे साथ हैं अम्मार खान साहब। अम्मार, अब मैं नीयत पर बिल्कुल शक नहीं कर रहा। मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि ये एक फलाही रियासत बने। इस तरह की पहली भी बहुत दफ़ा बातें की हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स भी लॉन्च हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि प्रोग्राम लॉन्च हो जाते हैं, हेडलाइन बन जाती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कदरन मुश्किल होती है। अब सब्सिडीज़ की हमने बात की, उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ये भी कह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे, और हम ये भी बकौल उनके ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है। इरादा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हम इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, ये जो अभी डॉलर थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, ये इसलिए क्योंकि सऊदियों ने आपके अकाउंट्स में पैसे डिपॉजिट किए हैं। वो आप खर्चने के लिए नहीं है शायद, लेकिन डिपॉजिट किए हैं।
दूसरा कि IMF के साथ भी बातें चल रही हैं और आपको पता है कि IMF अगर कहीं कट लगाता है तो सबसे पहले सोशल स्पेंडिंग और वेलफेयर पे ही लगाता है। तो अनाउंसमेंट तो हो गई है, यकीनन नियत भी उनकी यही है, क्या ऐसा हो भी सकता है आपकी नज़र में? जी हाँ, अनाउंसमेंट होना तो एक बहुत बड़ी बात है, मगर उसमें मटीरियलाइज कितना होता है वो एक डिफरेंट चीज़ है। 120 अरब रुपए की सब्सिडी देना, ये पाकिस्तान की मैं बोलूँगा तारीख़ में इतनी ज़्यादा फूड पे सब्सिडी नहीं दी गई है। तो ये बातें हैं, इसमें हो सकता है बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों को क्लब करके बता रहे हो कि जी 120 अरब रुपए हैं, तो इसमें से काफ़ी कम अमाउंट होगा, मेरे ख्याल से 6-7 अरब रुपए होगा, बाकी मुख्तलिफ चीज़ों के हेड में वो काउंट कर लेंगे। और आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है, IMF जो है वो सबसे पहले जो कटौती होती है या किसी चीज़ को कैंसिल किया जाता है वो इन सब्सिडीज़ को किया जाता है। वंस अगेन दिस इज़ नॉट अ सब्सिडी प्रॉब्लम, ये हमारा सप्लाई चेन का इशू है। ये बात कहना बहुत आसान है कि जी फूड जो है, फूड इन्फ्लेशन सारी इम्पोर्टेड है, दुनिया भर में ये चीज़ इन्फ्लेशन चल रही है, मगर दुनिया भर में इतनी इन्फ्लेशन नहीं हुई है जितनी पाकिस्तान में हुई है। मैं एक छोटा सा आपको नंबर बता दूं कि भारत में जो है जो फूड इन्फ्लेशन है बिल्कुल बराबर में, ये मोर और लेस सेम डेमोग्राफिक है, तकरीबन 6% की इन्फ्लेशन है भारत में फूड इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में ये 18% है अगर हम ईयर ऑन ईयर 12 महीने की बात करते हैं। तो फूड इन्फ्लेशन वाकई दुनिया में हर जगह, मगर इतनी नहीं है जितनी यहाँ पर है। सप्लाई चेन के बेतहाशा इशूज़ हैं, शुगर का कार्टेल आपके सामने है, क्या क्या होता है, वीट का आपके सामने है, किस तरह वो चीज़ मैनेज होती है। वीट की इंक्वायरी रिपोर्ट आज से कोई 18 से 24 महीने पहले आई थी, मगर उसी की रिकमेंडेशंस को अगर सारी इंप्लीमेंट कर देते आज हमारा वीट का या गंदम का वो मसाइल नहीं होते जो कि अभी हैं। इम्पोर्टेड कहना बहुत आसान है, बाहर के फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस कर देना इट्स एन ईजी वे आउट। बहुत आसानी से आप कह दो कि जी बाहर की कीमतें बढ़ रही हैं, हम क्या करें। पाकिस्तान जैसे हम सबको पता है एक ज़राई मुल्क है, जो गंदम है उसमें हम सेल्फ सफिशेंट हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ों में हमें होना चाहिए, नहीं हो रहे, वो एक इशू है रिजॉल्व करने का। ठीक है, अभी ये हो गया, मगर ये क्राइसिस हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद आती है। हमारे 1 मिनट अगर वज़ीर आज़म का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें कि कमोडिटीज़ का जो बाहर कितनी है, उस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूँगा। पहले वज़ीर आज़म साहब का बयान सुनिए। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। इंटरनेशनली ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के मुताबिक 50% इजाफा हुआ है। मैं और मुल्कों का बता, मसलन तुर्की है, तुर्की के हालात हमारे से बहुत बेहतर थे। तुर्की में महंगाई 19% है आज उनकी जो करेंसी है, हम कहते हैं ना हमारा रुपया गिरा है, उनका 35% उनकी करेंसी नीचे गिरी है। अमेरिका के अंदर 2008, अमेरिका और यूरोप के अंदर 2008 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। अब चाइना, उसका जो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन है, प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन, वो 26 साल में सबसे ज्यादा उसकी महंगाई ऊपर गई है। और जर्मनी में 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है जर्मनी के अंदर। ये तो तमाम पसमानदा ममालिक की मिसालें दे रहा है। जर्मनी, इन्फ्लेशन की बात हो रही है, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात नहीं हो रही। तो अम्मार ये जो घुमाना होता है कि जनाब वहाँ देखें कितनी महंगाई हो रही है, ब्लूमबर्ग ने ये कह दिया 50% कीमतें बढ़ी हैं। तो आपने जो बात की रीजन में, हम लोगों ने भी देखा कि आपने बात की भारत की, बांग्लादेश में, हर जगह जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल्ड है। हमारे यहाँ इस कदर जो है वो तेज़ी से बढ़ी है। तो ये वज़ीर आज़म का पॉइंट आपको कन्विंस करता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ये एक चीज़ होती है चेरी पिक करना। आप जो दुनिया की सबसे जैसे कहते हैं ना बदतरीन एग्जाम्पल है, तो तुर्की में जो हो रहा है वो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ चीज़ हो रही है। और तुर्की में जो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो पिछले कुछ 4-5 साल से चल रहा है। वो मोर जैसे कहते हैं ना पॉलिटिकल रीजंस हैं उनके, रादर देन एनीथिंग एल्स। अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखें, सिर्फ आप खाने पीने की चीज़ों की बात करें, तो तुर्की में इतना वो बुरा हाल नहीं है, या अमेरिका में या कनाडा में या जहाँ जहाँ की जर्मनी की मिसाल दी, तो वहाँ पे ये हाल नहीं है। और बात सारी ये है कि अगर जर्मनी में 26 साल या कहीं पे भी चाइना में 26 साल के बाद सबसे ज़्यादा हुआ है, तो वो 2% से बढ़ के 4% हो गया। 18%, 20% जो है ये कहीं पर नहीं है। तो आई थिंक मतलब इसमें ज़रूरी यही है कि हम सबसे पहले अपने आप को देखें कि हमारे साथ मसाइल क्या हैं, उसके बाद हम जो है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, बजाय इसके बोलें कि दुनिया में ये हो रहा है तो हमारे साथ भी ये हो रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल एक गलत बात है। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दे दूं, हम दाल खाते हैं, दाल जो होती है वो हर घर में खाई जाती है, हर गरीब अमीर हर तबका दाल खाता है।
1 अरब डॉलर की सिर्फ हम दालें इंपोर्ट करते हैं इस मुल्क में, तो मतलब सिर्फ दालें ही जो है 1 अरब डॉलर की अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें क्या हम उगा नहीं सकते? क्या एग्री में, ज़राई में क्या ऐसा काम हो रहा है कि जिससे हम फूड सिक्योरिटी अपनी इंश्योर कर सकें? इस पे हमने पिछली हुकूमत ने ना काम किया है, ना ही इस हुकूमत ने पिछले 3 साल में काम किया है। वही वाली बात है, सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो उसका इफेक्ट भी आएगा। कितनी कोशिश करी हमने अपनी ज़रई प्रोडक्टिविटी या ज़रई जो हमारी फूड बास्केट है उसको एक्सपेंड करने की लोकली, वो सबके सामने हमने कुछ भी नहीं करा। और यही वजह है कि गंदम, कपास, गन्ना, कपास चीज़ की कीमत जो है इससे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब दुनिया में कीमतें पीक पर हैं उस वक्त हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और तो इसमें सिर्फ नुकसान नहीं होना है, फ़ायदा तो कहीं पे नहीं होना। अच्छा अमार, ये जो महंगाई पैकेज है इसको तेल लगा के दिया गया है इस वजह से कि तेल की प्राइसेस के बारे में वो कह रहे हैं कि जी वो आसपास देखें कितनी बढ़ चुकी हैं और हमने तो इतनी नहीं बढ़ाई, ज़रा वो भी सुन लीजिए। हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है, और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, मैं आज आपको कह रहा हूं। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान से जरा सिर्फ मुकाबला कर लें कि 250 रुपए लीटर आज हिंदुस्तान में पेट्रोल बिक रहा है और बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर। तो आप जरा खुद ही मुकाबला कर लें कि पाकिस्तान में आज 138 रुपए का बिक रहा है। अच्छा, ये जो बात है, हाँ, ये पाकिस्तानी रुक कह रहे हैं, ये जो बात है, ये बार बार कोई ना कोई, चाहे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो नए तर्जुमान हैं जी, वो भी पोस्ट कर रहे होते हैं, सब पोस्ट कर रहे होते हैं। चारों अमार, अगर आप इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी हमें दे दें कि जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में खित्ते के साथ अगर हम जोड़ के देखें तो पेट्रोल की प्राइस फिर भी कम है, ये बात सच है? देखें, कीमत तो वाकई दुनिया से कम है, मगर उसके हिसाब से हमारी जो इनकम है वो भी कम है। ये एग्जाम्पल जो है थोड़ी अजीब सी आती है कि जी भारत में इतने का है, बांग्लादेश में इतने का है। भाई आपने तो यहाँ पे रुपए में देनी है, ठीक है। आप इसमें छोटी सी मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, भारत में हर बड़े शहर हैं, भारत में आपको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा, एक मेट्रो का वहाँ पर आपको सिस्टम मिलेगा। यहाँ पे आप मेट्रो लगाने की बात करते हैं, बसेस की बात करते हैं, तो एक हंगामा मच जाता है कि सब्सिडी कैसे देते हैं। जी बिल्कुल, कीमत बढ़ेगी, ये इसमें कोई शक नहीं कि हमें और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये मजबूरी है। मगर इसकी प्लानिंग इस तरह होनी चाहिए कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांजिट पे शिफ्ट करें। कराची की मिसाल आपके सामने 3 साल से ऊपर हो गए, इनफैक्ट आई वुड से 4 साल हो गए, जो बस का वो नहीं चल पा रहा। क्या मसला है, क्या नहीं है, वी जस्ट डोंट नो। इवन जब लाहौर में चलता है तो आए दिन वो लोग जो है एहसान जता रहे होते हैं कि जी हम सब्सिडी देते हैं इस पे। भाई आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ दी मोस्ट इसेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्यूल प्राइस को हेज करने के लिए। ये भी एक सोशल सपोर्ट का एक मैकेनिज्म है। वो जब नहीं है तो आप फिर यही इसी तरह की बातें करते हैं कि 200 का लीटर है, 250 का लीटर है, तो मतलब इसका कोई फायदा नहीं इन बातों करने का, क्योंकि आवाम को इवेंचुअली अपनी जेब से ही पैसे देने। दूसरा ये कि इनकम की बात, इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि जब अपोजिशन में थे तो सबसे ज्यादा सब्सिडाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुखालिफ यही थे। सिंध की अगर हम बात करें तो हमारी हुकूमत यहाँ पे सिंध में कहती है कि सर सब्सिडी की बात ही ना करें, हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं दे रहे आपको। नहीं दे रहे मैं पिछले 6 महीने से हर रोज खबर छप रही है, इतनी बसें आ गई, इतनी बसें आ गई, अब बसें वहाँ पोर्ट पे पहुँच गई हैं, अब उनको धुलाई शुरू हो गई है। अमार को रखना है, क्योंकि अमार से हम ये जरूर पूछेंगे, ये तो बात हो गई कि प्रॉब्लम की। चलिए वक्फा ले लेते हैं, वो सब वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं अमार खान से, माहिर मईशत हैं। अमार, क्रिटिसिज्म हम सब कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें हिस्टोरिकली भी जितने पैकेजेस आए उससे महंगाई रुकी नहीं। आपके ख्याल में क्या तरीक़ाकार हो सकता है इस सारी चीज़ को छोड़ के, अगर हमने महंगाई पर काबू पाना है? देखें, अभी अगले 4 से 6 में हालात जो हैं और बुरे ही होने, बेहतर नहीं होने। इसका सिंपल सा सबसे आसान तरीका जो ये है, अगर आपने कोई सब्सिडी देनी है तो डायरेक्ट लोगों को कैश दें,
इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। जिसको जहाँ पे कैश इस्तेमाल करना है खाने पीने की अशिया के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप किसी और रूट के थ्रू जाएंगे, प्रोड्यूसर को सब्सिडी देंगे, इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देंगे, वो सिर्फ अमीर लोग और इंडस्ट्री की जेब में जाएगी और किसी के आम आवाम को नहीं लगेगा वो पैसा। सबसे पहली चीज़ है ये आपका एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होगा कि अगले 3 से 4 महीने में क्या करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते अगले 3 से 4 महीने में। अगले 12 महीने में क्या करना है, 12 महीने में आपने इंश्योर करने की जी फूड सिक्योरिटी को हम किस तरह इंश्योर करें। फूड इंपोर्ट का तकरीबन $6 अरब का हमारा फूड इंपोर्ट का बिल है। जब भी PKR रुपये की कीमत में कमी होती है ऑटोमेटिकली हमारा खाना जो है वो महंगा हो जाता है। इसको किस तरह करें, किस तरह हम गंदम की सिक्योरिटी इंश्योर करें, किस तरह दालों की फूड सिक्योरिटी इंश्योर करें, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, किस तरह एडिबल ऑयल जो है जो खाने पीने में जो तेल इस्तेमाल होता है तकरीबन $3 अरब का हम वो इम्पोर्ट करते हैं, उसको किस तरह लोकलाइज करें। ये सारी चीज़ें हैं जो कि अगले आप 12 से 18 महीने में कर सकते हैं। और ज़राअत की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो भी डिसीजन लेना था, क्योंकि एक साइकिल जो होती है क्रॉप की 6 से 8 महीने होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ में वो एडजस्ट हो जाती है। आप अगले 1 साल में जो है क्रॉप पैटर्न बदल सकते हैं, प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इस पे काम करना है। शॉर्ट टर्म का बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि सब्सिडी किसी यूटिलिटी स्टोर को देने के बजाय डायरेक्ट आप कैश लोगों को दे दें, दैट इज मोर रेलेवेंट। बिल्कुल, और उसके लिए हमारे पास एहसास प्रोग्राम मौजूद है जिसके बारे में वज़ीर आज़म ने स्पीच के शुरू में कहा था कि अब उसका डेटाबेस मुकम्मल है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मुझे अप्रिशिएट भी करनी है। एक, मुझे पता है कि रिलीफ पैकेज के साथ इसका लिंक नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के इम्पैक्ट पर भी इन्होंने बात की। यकीनन बिल्कुल बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, और इसके साथ साथ ये भी कहा कि NCOC ने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। एंड आई हैव टू सैल्यूट जिस तरह कोरोना वायरस हैंडल हुआ है। मेरा ख्याल हमारा सबका ख्याल था कि बहुत बुरा, मेरा तो था कि बहुत बुरा होने वाला है, एंड कि भाई लॉकडाउन कराएं, ये कराएं, वो कराएं। इट टर्न्स आउट कि उसमें मैं गलत था, इनका इसमें जो अप्रोच थी वो सही थी। NCOC और पाकिस्तानी अवाम ऊपर देख के सलूट कर रहे हैं अल्लाह मियां को भी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हुआ, बिल्कुल, लेकिन कोई रीजन अभी तक देखो वो सब कुछ सही है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बुरा होता तो हम इल्जाम हुकूमत पे ही लगा रहे होते। तो व्हाटएवर द रीजन इज, यहाँ पे उसको क्रेडिट देने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी चीज जो अच्छी थी कि ये नहीं कहा, ये जो टिपिकल जो बात होती है कि जी बस 90 दिन में आप वेट करें तो सब कुछ सेट हो जाएगा। कोई एज सच ऐसी बात नहीं की कि जी अनकरीब आपको रिलीफ मिलने वाली है। इनफैक्ट ये कहा कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने वाली है। ठीक है, अच्छी तरह से समझाया है। गैस की भी कहा है, गैस का भी कहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एक अगर मैं इसमें हल्का सा ये है कि बेहतर होता कि शुरू से ही ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हुआ क्या है कि शायद ये अपने ही बयानिए और बयानात के कैद में आ गए हैं ना, कि इतनी जो प्रोमिसेस की थी। अच्छा, दूसरी बात है कि एक अगेन इट वाज अ गुड एडवाइस टू द मीडिया, मेरा ख्याल है कि जी आप बेशक तनकीद करें और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, लेकिन ये भी आप उसके साथ मद्देनज़र रखें कि आलमी मंडी में क्या हो रहा है। और यकीनन तेल की प्राइसेस ऊपर गई हैं, अभी उस पर भी बात हुई है। इंटरनेशनल फ्रेट की प्राइसेस भी ऊपर गई हैं। मसला ये है कि सिर्फ 4 साल पहले जब ऐसा कुछ भी होता था तो वो करप्शन थी, उसके लिए सिविल नाफरमानी का ऐलान दिया जाता था और यूटिलिटी बिल्स जलाए जाते थे। वो चीज़ें भी आपको घूम फिर कर हॉन्ट करती हैं फाइनली। लेकिन क्योंकि आपको पता है जब आप किसी को ख़त लिखते हैं, या अब तो चले ईमेल ही होती है, तो आप एंड में ना एक दस्तखत करते थे ना, सिग्नेचर। तो इस रिलीफ पैकेज की स्पीच के एंड में भी जाहिर है कि एक टिपिकल किस्म का सिग्नेचर था। सुन लीजिए। मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। और वो कैसे, मतलब कैसे आई मीन क्यों नहीं कैसे करेंगे आप आदि यार, क्यों मतलब जरूरी है। मैं तो होंडा ही लेसा, मतलब जरूरी होता है ये कहना। अब मतलब नहीं, ये 2 बड़े खानदान पता है कौन है? बिल गेट्स और जेफ बेजोस। नहीं, वो बात सही है यार। और इलॉन मस्क को तो भूल गए हो यार, पुराने सारे पाकिस्तान से लेके जा रहे पैसा। ये आदत है कि चलते फिरते जो है ना, मैं जा रहा हूँ, अचानक मैंने ऐसे टिब्बी करके मार दी ना, मतलब मैं सीधी अच्छी बातें कर रहा हूँ, सब्सिडी, गुर्बत और इन्फ्लेशन वगैरह, ये है ज्यादा ऐसे टिका दिया। अच्छा, ये इसको कहते हैं, तो ये टिपिकल सिग्नेचर जो इसको कहते हैं ना मैजिकल थिंकिंग।
इसको कहते हैं मैजिकल थिंकिंग, यू नो, कि अगर ये होगा तो वो होगा। देखो शेख चिल्ली वाली होती है, ऐसा नहीं होने वाला। मुराद सईद के जो पता नहीं 200 खरब मैं वही कहने लगा था कि अगर प्रॉपर सिग्नेचर देना था तो मुराद सईद खड़े होते इनके पहलू में और ये कहते हैं और नशर मुकर्रर, फिर ये हट जाते, वो आते कि हम लाएंगे 200 अरब हैं IMF के मुंह पे। अच्छा, जो सबसे ज्यादा जो पैसे रिकवर हुए हैं एसेट रिकवरी यूनिट्स की जानिब से तो शायद नहीं हुए, या पता नहीं कैसे हुए, वो तो मलिक रियाज वाले हुए थे। अच्छा, जब नैब का आज जो आया है वो पार्लियामेंट कमेटी के सामने आए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि नैब कह रही है हमने 615 अरब जो है ना, वो सॉरी 800 से ज़्यादा 860 अरब हमने रिकवर किया। उन्होंने कहा जो खाने में आए ना वो 6.5 अरब आए, बाकी पता नहीं कहाँ गए। लिटरली ये ऑफिशियली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है, कहा है। अच्छा, ऑडिट नहीं होता इसका। हाँ, अच्छा, और अब नैब चीफ जाहिर है कि जो नई ऑर्डिनेंस आई है, हाँ, तो आप तो सदर ही बात करेंगे। मैं जो पूरी गुफ्तगू है, जाहिर है इकोनॉमिक्स इज अ फॉरेन लैंग्वेज टू मी, लेकिन मैं जो समझा हूँ वो ये है कि आखिर में जो प्राइम मिनिस्टर ने खुल के कहा है ना कि जी पेट्रोल की कीमत और बढ़ेगी और अभी गैस क्राइसिस सर्दियों में आना वाला है, तो ये जो 120 अरब हैं ये आने से पहले ही उधर निकल जाएंगे, मतलब एक कॉमन मैन के बैलेंस आउट हो जाएगा, तो वो जो है इधर का माल उधर हो जाएगा। और एक मुहावरा जो है वो ये है कि जनाब मुर्दे के सर के बाल मोड़ने से मुर्दे का वजन कम नहीं होता। ये तो है, ये तो है। और काबिल पैमरा जो है ना, काबिल इतराज़ पैमरा, वो नंगी नहाएगी क्या निचोड़ेगी क्या, वो वाली बात भी तो है मईशत के बाद। यार छोड़ दो यार, खुदा का खौफ करो। लोग अगेन मतलब ऊपर से कुछ आना जरूरी है। हाँ, पता नहीं क्यों ये भी सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर भाई ने भी सिग्नेचर दिया। और क्या, जब वजीर आजम दे रहे हैं, मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, भाई भी नहीं दे रहा, मैं थोड़ी सी मतलब पढ़ी लिखी बातें करना चाह रहा हूँ। और वो ये है कि बिल्कुल देखो, चलो भाई पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ मैं यार। जैसे अम्मार ने कहा डायरेक्ट सब्सिडी शायद बेहतर है, क्योंकि ये जो पाइप है ये लीकी है और आपको पता है अम्मार ने कह दिया ना। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज मैं कहने वाला था, जहां तक प्राइस कंट्रोल की बात है ना सर, तो ये टाइगर फोर्स का काम नहीं है। आपको याद है टाइगर फोर्स ने प्राइस कंट्रोल करनी थी, ये है लोकल गवर्नमेंट का काम। सही है, जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज होती हैं, क्यों होता क्या है, डीसी साहब जाते हैं बाजार में, ठीक है, डीसी साहब के पास 50 फोटोग्राफर होते हैं और एक बंदा होता है जो बाकायदा ट्वीट कर रहा होता है और फेसबुक पे कर रहा होता है, ये जी डीसी साहब ने घी का टिन उठाया हुआ है और उसकी प्राइस चेक कर रहे हैं। जब डीसी साहब जाएगा, फोटोशूट खत्म होगी, वो प्राइस भी नॉर्मली वहाँ ही चली जाएगी। तो इन ड्रामों से कुछ नहीं होने वाला है ना। और 2 कनस्तर डीसी साहब की गाड़ी में भी चले जाते हैं। वो तो बनता है, डीसी है यार, कौन सा एसी तो नहीं है ना। बहुत अहम गुफ्तगू जाहिर है हो रही है और कंक्लूजन की तरफ आपको पता ही है कि किस तरह हमारा प्रोग्राम रोज़ाना बढ़ता है। आज भी वो रिवायत हमने बरकरार रखी है, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।